हेलो फ्रेंड, दिस इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस ज्योग्राफी का सेकंड लेसन। इसके पहले हम फर्स्ट लेसन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेसन का नाम क्या है? सेकंड लेसन का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोब तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देख लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ग्लोब आपको ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। तो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं। क्या है? पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। अब आप सेकंड वाले में देख सकते हैं, जिसमें हम टिक कर रहे हैं, क्या है? देशांतर। तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं लेसन को। तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। किस प्रकार की? भू आभ। यानी कि पिछले अध्याय में पृथ्वी गोलाकार नहीं है, इसके लिए किस शब्द का यूज हुआ था? भू आभ का। और भू आभ का मतलब क्या होता है? यानी कि थोड़ी सी चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। तो पृथ्वी कैसी है? आप अगर ग्लोब को देखेंगे तो आपको ग्लोब तो कैसा दिख रहा होगा? बिल्कुल गोल दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है। कैसी है? कुछ इस प्रकार की है। यानी कि ये क्या है? नॉर्थ पोल और नीचे क्या है? साउथ पोल। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बगल में क्या है? उभरी हुई है। आप देख सकते हैं इधर क्या है? थोड़ी सी उभरी हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दिखा है, इसमें बताया जा रहा है कि चित्र 2.1 में तो हम देख चुके हैं ग्लोब को। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। तो ये हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्लोब किस प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब कैसा? स्थिर नहीं होता है, ये क्या? घूमता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी अर्थ पर महाद्वीप या महासागर है, उसी प्रकार से ग्लोब पर भी उनकी सही स्थिति को दिखाया जाता है कि किस जगह पर कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है या कौन सा देश पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है क्या है? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है। तो अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर हमें किसी स्थान की स्थिति को जानना है तो इसके लिए हमें क्या होती है? कुछ बिंदुओं या संदर्भ रेखाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो अब हम ग्लोब को देख लेते हैं। तो ग्लोब में आप देखेंगे कि एक सुई है। ये क्या है? एक सुई आपको दिख रही होगी इधर से, यानी कि ग्लोब के आर पार जाती है। तो आप अगर ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा होगा। तो जो एक सुई है जो ग्लोब के यानी कि आर पार जाती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, यानी कि जिस पर ये हमारा क्या ग्लोब स्थिर है, यानी कि जिससे सदा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। तो सुई कहाँ से होकर गुजर रही है? तो आप देख सकते हैं सुई इधर से होकर गुजर रही है। तो ये क्या है? ये हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसे नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी और उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो उसी प्रकार से हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। कैसे?
पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। वास्तव में पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है कि जिसके सहारे पृथ्वी स्थिर हो। पृथ्वी क्या है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी अपने चार अक्ष पर चारों ओर ऐसे ही घूमती है, लेकिन ग्लोब में क्या है, एक सुई के सहारे इसको घुमाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे देखते हैं हम एक काल्पनिक, इसके पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। आओ कुछ करके सीखें। तो इसमें बताया गया है, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किसी के पास ग्लोब नहीं है तो बच्चे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, आलू या गेंद के ऊपर कर सकते हैं, स्वेटर बुनने वाली सिलाई की सहायता से। तो हम देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ चुके थे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखते हैं कौन सी रेखा है। तो क्या बताया गया था कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि विषुवत वृत्त कहाँ है। तो आप देख सकते हैं क्या, एक विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें बताया जा रहा है, तो इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से लेकर, जैसे ये क्या है, हमारी विषुवत रेखा थी, इससे इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं, जो कहाँ तक जाती हैं, ध्रुवों तक जाती हैं। क्या हमारा नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होगा, इसी प्रकार से। तो इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो इसमें आगे बताया जा रहा है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुवत रेखा को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री रेखा। ये शून्य अंश या अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत रेखाओं को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको अक्षांश बोला जाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो ये क्या था हमारा, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या थी हमारी विषुवत वृत्त। एक इसको क्या 0 डिग्री बोला गया था, और इसके यानी कि इसके इस साइड उत्तर में कितनी रेखाएं होती हैं, 90 रेखाएं, और दक्षिण में कितनी रेखाएं होती हैं, तो 90 रेखाएं होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आगे बताया गया, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर यानी कि इस प्रकार से, जैसे इसमें बताया गया है, या दक्षिण अक्षर से यानी कि उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में। हेलो हॉरिजेटो दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा बेलो हॉरिजोटो 20 अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो हम देख सकते हैं चित्र 2.2 में क्या बताया जा रहा है। चित्र 2.2 में क्या बताया गया है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अक्षांशों का आकार घटता जाता है और ये क्या ध्रुवों पर पहुंचकर एक बिंदु में सिमट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, तो कौन कौन सी, विषुवत वृत्त जिसको 0 डिग्री बोला जाता है,
उत्तर ध्रुव जिसको क्या 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कि अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा और भी है। ये हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये कौन कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और कौन सी है? तीसरी विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और चौथी कौन सी है? तो विषुवत रेखा के 86.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो हम इसको थोड़ा सा ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं इन रेखाओं को। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा कौन सी थी? तो ये क्या थी? हमारी विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा भी बोला गया है। और फिर इसके बाद कौन सी आती है? तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ पड़ती है? तो नॉर्थ में पड़ती है। उसके बाद में थर्ड रेखा इंपॉर्टेंट कौन सी? तीसरी, तो मकर रेखा है और ये कहाँ पड़ती है? तो 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण में पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे 66.5 डिग्री कौन सी रेखा है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विषुवत वृत्त या 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। तो ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव वृत्त है। और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या बताया? हमारी अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से क्या गुजर रही थी? 0 डिग्री रेखा, जिसको विषुवत रेखा बोला गया था। और इसके इधर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा। ये क्या थी? कर्क रेखा थी। और इधर नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण से कौन सी? मकर रेखा गुजर रही थी। तो इन यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा वाले इस वाले एरिया में क्या होती है? सूर्य की किरणें। क्या बताया जा रहा है इसमें? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों एवं अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो इन यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है? सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा ऊष्मा यानी कि गर्मी प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है, इसलिए इधर क्या होती है? ज्यादा गर्मी होती है। और इसलिए इसे इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध वाला एरिया कितना है? तो ये है, यानी कि नॉर्थ में कर्क रेखा से और साउथ में मकर रेखा से वाले एरिया को क्या बोला जाता है? इतने एरिया को उष्ण कटिबंध। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या बताया जा रहा है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाला स्थान ही वह स्थान है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या सूर्य के सिर के सीधे ऊपर होता है। उसके अलावा और किसी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? तो क्या बताया जा रहा है? ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी यानी कि बृहस्पति रेखा से ऊपर जाते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल में जाते हैं, तो क्या होता जाता है? सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो हम इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम ग्लोब ये क्या है? हमारी अर्थ है। तो हम इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। बीच से क्या गुजर रही थी? तो विषुवत रेखा। इसके ऊपर एक कौन सी रेखा है? तो ये कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा। और नीचे से कौन सी? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री वाली रेखाएं हैं। ये भी 23.5 डिग्री रेखा है। फिर कौन सी? 66.5 डिग्री ये रेखा गुजर रही थी। ये कौन थी? ये कौन से? नीचे साइड यानी कि दक्षिण में क्या बोलेंगे हम इसको? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलेंगे। और ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में क्या बोलेंगे? तो हम उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलेंगे। ये भी 66.5 डिग्री है। और इधर क्या था? तो इधर ऊपर क्या था? ये हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल। तो अब हम देखते हैं कि क्या देखना है हमको। शीतोष्ण कटिबंध किसको कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध किस वाले एरिया को बोला जाता है? तो किस एरिया को बोला जाता है? तो इस एरिया को, यानी कि इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। इस एरिया को क्या बोला जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शीतोष्ण कटिबंध किसको बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो इसको क्या बोला जाता है? यह शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध किस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ का तापमान कैसा होता है? मध्यम होता है। ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ना बहुत अधिक
अधिक सर्दी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए एक शीत कटिबंध कहलाती है। इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही थी, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के बाद में कौन सी रेखा, तो ये हम पढ़ चुके थे, कौन सी, कर्क रेखा, और नीचे कौन सी, मकर रेखा। फिर उसके बाद में 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड से गुजर रही थी, जिसको क्या बोला गया था, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको क्या बोला गया था, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब हम देख लेते हैं इनके बाद में कौन सी रेखा, तो इधर नॉर्थ पोल था और इधर साउथ पोल था। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, तो इस एरिया को, इसमें क्या बताया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा, इस वाले एरिया को बोलेंगे हम शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इधर पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उष्ण कटिबंध किस एरिया को बोला गया, तो इस एरिया को उष्ण कटिबंध बोला गया। फिर हमने क्या देखा, शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध इस एरिया को बोला गया था, इधर वाले एरिया को, और ये नीचे क्या है, शीत यानी कि शीत कटिबंध। तो आई होप आप कटिबंधों के बारे में समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे देशांतर क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू।